पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए चारी जी की डायरियाँ पढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1983 प्रातः 7 बजे मैं सारनाथ से मिला और उन्हें दस्तावेज दिखाए। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम लोग तो इस भ्रम में थे कि मास्टर अपने उत्तराधिकारी को नामित किए बिना ही चले गए और चिंतित थे कि मिशन का अब क्या होगा। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने यह कर दिया है। मैंने सारनाथ से कहा कि मैं स्थानीय परंपराओं से अनभिज्ञ हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। इसलिए मैं इस पूरे मामले को उनके मिशन का सचिव होने के नाते उन्हीं पर छोड़ रहा हूँ। उन्हें ही यह निर्णय लेना है कि यह घोषणा कब और कैसे की जानी चाहिए। वे ही अंतिम रूप से निर्णय करेंगे। वे बोले, इसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। घोषणा तुरंत ही कर देनी चाहिए। दस्तावेजों को कार्यकारी समिति के सामने रखना होगा। मैं अभी जाकर सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और इससे पहले कि अभ्यासी यहाँ से चले जाएं, घोषणा हो जानी चाहिए। इसके बाद देवराम चावड़ा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं श्री भैरव प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर SP श्रीवास्तव को भी विश्वास में लूं। मैं मान गया। वे डॉक्टर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को मेरे कक्ष में लाए और उन्हें भी दस्तावेज दिखाए। वे बोले, मुझे इस विषय में पहले से ही जानकारी थी और बाबूजी महाराज का चुनाव पूर्णतः सही है, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो मिशन को संभाल सके। आपको मेरा पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। मैं सुबह 7:30 बजे मास्टर के घर आया। मास्टर का पार्थिव शरीर बरामदे के सामने आंगन में रखा गया था। लोगों की भारी भीड़ थी, क्योंकि इसके बाद बाबूजी को 9 बजे आश्रम ले जाकर दाह संस्कार से पूर्व ध्यान कक्ष में 1 घंटा दर्शनार्थ रखने की योजना थी। मैंने उनके प्रिय शरीर की एक प्रदक्षिणा की, पांव छुए और निकल गया। मास्टर के घर के प्रवेश द्वार पर मेरी भेंट भैरव प्रसाद जी से हुई। हम NS राव जी के घर के पास खड़े हो गए और मैंने उनको अपने मनोनीत किए जाने की बात बताई। वे भी अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, साहब मैं तो एक अरसे से इस बात के लिए निश्चिंत था कि बाबूजी महाराज मिशन का उत्तरदायित्व केवल आपको ही सौंपेंगे। मैं तो बड़े ध्यान से देखता आ रहा हूँ कि वे कैसे आपको इस कार्य का प्रशिक्षण देते आ रहे हैं और आप भी मास्टर और मिशन की कितने समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं। आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस पद को नहीं पा सकता। हम बहुत प्रसन्न हैं और सभी अभ्यासी आपका अनुसरण कर रहे हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। अब तक मैं बहुत संयम में था। अब
मैं अपने पर नियंत्रण खो बैठा और आश्रम पहुंचने तक रोता रहा। कृष्णा मुझे सांत्वना देता रहा। दाह संस्कार का स्थान मास्टर की कॉटेज के पश्चिम की ओर गोदाम के पीछे था। मास्टर का पार्थिव शरीर एक जीप पर भारी जन समूह के साथ सुबह 9 बजे आश्रम लाया गया। जीप में सारनाथ, केपी सुब्बा राव, प्रकाश, उमेश, सर्वेश व विजय आदि भी थे। काशीराम जी बाहर गए हुए थे। व्यवसाय के सिलसिले में वह दूर उड़ीसा के किसी स्थान पर थे और मास्टर की महासमाधि की सूचना उन्हें नहीं मिली थी। 11 बजे तक ध्यान कक्ष में एक चबूतरे पर मास्टर का पार्थिव शरीर रखा गया था। अभ्यासी अंतिम श्रद्धांजलि देने आते रहे। मैं हॉल के अंदर गया। 2 या 3 मिनट तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इससे अधिक ठहरने का साहस नहीं कर पाया। फिर हम बाहर खड़े रहे। लगभग 1500 अभ्यासी शाहजहांपुर पहुंच चुके थे। सुबह 11 बजे प्रिय मास्टर का पार्थिव शरीर दाह संस्कार के स्थल, जिसे कि पहले ही तैयार किया जा चुका था, ले जाया गया। मैं उनके अंतिम विश्राम स्थल के दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रातः 11:35 पर आर्य समाजी रीति के से मंत्रोच्चार के बीच चिता को अग्नि दी गई और श्री रामचंद्र जी की जय के नारे लगते रहे। मैं इस क्षेत्र से लगभग 30 फीट दूर पश्चिम की ओर ठगा हुआ सा और आधा घंटे खड़ा रहा। फिर दोपहर को हम सब अपने कक्ष में वापस लौटे और स्नान किया। आज संयोगवश भगवान राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी है। सारनाथ ने मुझे बताया कि वे कार्यकारी की समिति की बैठक बुलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि सदस्य शोकाग्रस्त और दुखी हैं और वापस जाने की जल्दी में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि बाबूजी के उत्तराधिकारी की घोषणा में अभी कोई जल्दी भी नहीं है। वे कुछ समय बाद बैठक बुलाएंगे। मैंने उनसे कहा कि यह उनके ऊपर है कि वे इस विषय पर जैसे चाहें वैसे विचार करें। वे जो ठीक समझे वही करें। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि वे 3-4 दिन रुकना चाहते थे, परंतु उन्हें गुलबर्गा में किसी आवश्यक सरकारी काम के लिए उपस्थित होना है, इसलिए वे तुरंत रवाना हो गए। मैंने भी 24 अप्रैल तक रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन यदि वे नहीं रुक रहे तो मेरे रुकने का कोई औचित्य नहीं। वे सहमत हो गए और मुझे भी जाने की अनुमति दे दी। हमने सामान गाड़ी में रखा। सुश्री बहन कस्तूरी जी ने जब यह देखा कि हम सब जा रहे हैं तो वे दंग रह गईं। मैंने उनसे कहा कि जब सारनाथ जी जा रहे हैं तो मेरे यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। वे बोली, लोगों ने तुमसे झूठ बोला है। अगर तुम चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि DR से सलाह लिए बिना AS इस विषय में एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इन सब पर कोई भरोसा मत करो।
तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत आवश्यक है। मैंने उनसे कहा कि सारनाथ मिशन के सचिव हैं, इस मामले को उन्हें ही सौंपा जाना है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। वे एक जिम्मेदार और स्वच्छ अंतरात्मा वाले व्यक्ति हैं और अपने कार्य को लेकर मास्टर के प्रति जवाबदेह हैं। यह कहकर मैंने कस्तूरी जी से विदा ली। हम दोपहर 1:15 पर शाहजहांपुर से चले। 4 गाड़ियों और 1 बस में सभी अभ्यासी साथ निकले। हम रात 8:30 पर दिल्ली पहुंचे। मनमोहन कपूर शाहजहांपुर नहीं गए थे। वे हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे लिए गरम खाना तैयार था। कितनी विनम्रता और सहृदयता पूर्ण सोच है उनकी। कपूर साहब ने हमें सदमा पहुंचाने वाली 2 सूचनाएं दी। एक, श्रीमती हेलन हरनाम सिंह की अमेरिका में 19 अप्रैल को लगभग उसी समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिस वक्त बाबूजी का यहाँ दिल्ली में देहांत हुआ था। प्रोफेसर हरनाम सिंह कल 20 अप्रैल को कनाडा के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी, हमारे प्रिय भाई श्री राम शरण चोपड़ा आज सुबह 3:30 पर मास्टर के चरण कमलों में सदा के लिए समा गए। वे अस्पताल में थे। आज दोपहर उनका दाह संस्कार संपन्न हो गया। बहुत ही संवेदनशीलता और स्नेह से हमारे भोजन समाप्त करने के बाद ही श्री मनमोहन कपूर जी ने हमें ये दुखद सूचनाएं दी। एक स्नेही और प्रेम भरा परिवार, मेरी प्रार्थना है कि मास्टर हर प्रकार से उन्हें आशीर्वाद से भर दे। हम आधी रात तक मास्टर व भाई चोपड़ा जी के दाह संस्कार के विषय में बात करते रहे। हम सबको इनको खो देने के दुख से व्यथित थे। हम काफी देर में सोए। 23 अप्रैल 1983। आलस्य और विश्राम से भरा दिन। करने को कुछ नहीं था। वीजे चंद्रशेखर, कृष्णा और मैं शाम 4:30 पर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। हम रात 8:55 पर मद्रास पहुंचे। 24 अप्रैल 1983 मद्रास। क्षेत्रीय सचिव ने सत्संग कराया। 121 अभ्यासी उपस्थित रहे। 40 मिनट तक चली सिटिंग बस ठीक ही ठीक थी। डॉन सेबोरिन ने पोर्टलैंड, आजरा, अमेरिका से फोन किया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपकी तरफ से हमारे लिए कोई निर्देश है? मैंने कहा कि कोई निर्देश नहीं है और हमें आगे आने वाले निर्णयों की प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी यह धारणा रही होगी कि श्री रामचंद्र मिशन के द्वितीय अध्यक्ष के पद ग्रहण करने की औपचारिक कार्यवाही संपन्न हो चुकी होगी। 25 अप्रैल 1983। सुबह से ही मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मैं बहुत खामोशी से लगभग आधे घंटे तक फूट फूट कर रोता रहा। रोज की तरह दफ्तर गया, लेकिन मैं जितनी देर भी वहाँ रहा आंखें भीगी रही। आंसुओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था।
यद्यपि मुझे यह पता भी नहीं था कि मैं रो रहा हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति थी। बहुत गहरी व्यथा पूरे दिन बनी रही। 26 अप्रैल 1983 प्रातः 4:30। बहुत अच्छा और गहरा ध्यान हुआ। 27 अप्रैल 1983 प्रातः 4:40 का ध्यान कल जितना अच्छा नहीं था। हल्का सिर दर्द था और अंदर से गहरा दुख किसी भी क्षण फूट पड़ने को तैयार था। मुझे लग रहा था कि मेरे मास्टर मुझे इस दुनिया में अनाथ छोड़ गए हैं। प्रतिदिन की भांति दफ्तर गया। प्रातः 9:45 पर संपूर्ण यूरोप की ओर प्राणाहुति दी। वो चलती ही गई और सुबह 11:30 के बाद मुझे लगा कि मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और प्राणाहुति पूरे प्रवाह के साथ अपने आप ही बहती जा रही है, किसी ऐसी इच्छा शक्ति के तहत जो मुझसे अलग थी। जब मैंने दिन में 12:15 पर इस प्रवाह का निरीक्षण किया तो पाया कि यह केवल पश्चिम यूरोप की ओर नहीं बल्कि पूरे विश्व की ओर बह रही थी। मैं अब भी प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाया। मुझे हल्का सा चक्कर आने लगा या सिर घूमने जैसा अनुभव हुआ। हल्की कमजोरी व सिर का हल्कापन बना रहा। मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया मानो मैं बिना किसी इच्छा या इच्छा शक्ति के जीवित हूँ। पूरे दिन बहुत उदास रहा। गहरा दुख, असहा एकाकीपन की पीड़ा, परंतु मास्टर से विलग हो जाने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। 2 बजे प्राणाहुति समाप्त हुई और मैं कुछ सामान्य हुआ। उदासी छट गई और मैं फिर से आनंदित हो गया। 28 अप्रैल 1983 ध्यान में बैठा। वास्तव में किसी व्यवस्थित हालत में नहीं पहुंच सका। 29 अप्रैल 1983 प्रातः 4:40 पर ध्यान में बैठा। यह कल से बेहतर था। दफ्तर गया। आज भी भावुकता पर नियंत्रण नहीं था और आंखों में आंसू भर आते थे। मुझे अपने सामने मास्टर का चेहरा दिखाई देता था। दर्द और भय से मेरी भरी आंखों के साथ पीड़ा से विकृत होता चेहरा। उनको इस प्रकार से देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं आंसुओं को नहीं रोक पाता। दफ्तर में भी मैं काफी देर अश्रुपूरित नेत्रों के साथ ही बैठा रहा और यह उनका ही आशीर्वाद था कि वहां मुझसे मिलने कोई नहीं आया। पूरे दिन शोक की यह जकड़ बनी रही। मैं अपने प्रियतम गुरुदेव के बिना कैसे जीऊंगा। शाम 6:30 पर मास्टर के 85वें जन्मदिवस समारोह का आरंभ सामूहिक ध्यान से हुआ। 99 अभ्यासी उपस्थित थे। जोनल सेक्रेटरी आर शेषाद्री ने ध्यान करवाया। पहले 30 मिनट अभूतपूर्व रूप से गहरे थे और मैं सामने की ओर झुककर बार बार गिर सा रहा था। शाम 7 बजे
जैसे ही ध्यान की गुणवत्ता समाप्त हो गई। 30 अप्रैल 1983 प्रातः 3:40 पर ध्यान में बैठा। मास्टर को खो देने का एहसास असह्य है। मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूं? आज मेरे प्रिय गुरुदेव का 85वां जन्मदिन है। मैंने प्रातःकालीन सत्संग करवाया। 110 अभ्यासी उपस्थित थे। 7:20 पर सत्संग समाप्त हुआ। बहुत ही उत्कृष्ट, गहरी और शांत सिटिंग थी। मास्टर की दिव्य और प्यार भरी उपस्थिति निरंतर बनी रही। टॉम विल्ट-लैम्ब ने शाम का सत्संग करवाया। यह 25 मिनट की छोटी सिटिंग थी। बहुत गहरी और अच्छी सिटिंग थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसे समय से पहले अचानक समाप्त कर दिया गया। शाम के सत्संग में 121 अभ्यासी थे। सिटिंग के बाद मैंने वार्ता दी। यह भावुकता से भरा दिन था। शाम को 3 बजे हमने पुस्तकालय में मास्टर को प्रसाद अर्पित किया। मैं इस सोच से पीड़ित था कि अब मास्टर हमारे साथ कभी सशरीर उपस्थित नहीं हो सकेंगे। वो मास्टर जिन पर मैं जान छिड़कता था, जिनकी पूजा करता था और जिनसे बहुत प्रेम करता था, मैं प्रसाद अर्पित करते समय पूरे वक्त रोता रहा और यह सोच पाने में भी असमर्थ था कि मैं कर क्या रहा हूँ। यह विचार कि मैं अब उनके केवल आध्यात्मिक अस्तित्व को ही प्रसाद अर्पित कर रहा हूँ, हृदय विदारक था। स्वामीनाथन, सुलोचना जी और श्रीमती मोहन भी वहाँ थीं। हम सभी रोते रहे। सभी को कक्ष में मास्टर की उपस्थिति महसूस हुई, जैसे वे सामने बैठे हमें देख रहे हों। उन्होंने मास्टर को उनके बैठने की प्रिय मुद्रा यानी बायां घुटना अपनी छाती की ओर मोड़कर बैठे हुए देखा। मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ।